अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। आज की वीडियो में 4 से 5 जो आपके क्वेश्चन उनको मैं एड्रेस करूँगा। नंबर 1 ADLDA का रिज़ल्ट कब आएगा। नंबर 2 तहसीलदार के रिज़ल्ट के बारे में। नंबर 3 SDO का रिज़ल्ट और उसका मेरिट। नंबर 4 PMS मिनिस्ट्रियल का रिज़ल्ट एंड नंबर 5 PMS का GK का जो सिलेबस दिया है PPSC ने, क्या वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या वो पहले से डिफ़िकल्ट होने जा रहा है, मार्क्स की डिवीजन किस तरीके से होगी और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके PMS के GK के ऊपर कि जो PMS का पेपर होगा, आपका क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो GK का पेपर है ये वाला पेपर और जो स्क्रीनिंग पेपर लेने जा रहा है PPSC, क्या ये अलग अलग होंगे। तो इसका बड़ा सादा से जवाब है कि यही जो GK का पेपर आपका होने वाला है, जो 12 पेपर्स होते हैं PMS में, ये GK का पेपर ही स्क्रीनिंग के तौर पर कंडक्ट किया जाएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 डेज़ का आपके पास टाइम है। ये टाइम लिमिट याद रखिएगा, मैक्सिमम आपके पास 40 डेज़ का टाइम है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पेपर है वो जनवरी के एंड में या फिर फेब के फर्स्ट वीक में या फेब के मिड तक मैक्सिमम हो जाएगा। तो इन 40 डेज़ को कीमती बनाएं, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। तैयारी किस तरीके से करनी है उसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूं। अभी थोड़ा सा मैं आपके सामने एक कंपैरेटिव एनालिसिस रखूंगा। SDO का जो GK का पेपर हुआ था ना, लोग जो PPSC के सिर्फ पास पेपर्स को रट्टा मारते रहे, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर पास पेपर से बहुत ज़्यादा रिपीट डाटा नहीं किया गया। आपको इस चीज़ को लेकर आगे चलना होगा। PMS के अंदर भी PPSC इस तरह की हरकत कर सकता है कि GK का पेपर काफ़ी टफ बना दे, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। GK का पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर होगा। जो भी इस GK के पेपर में कम से कम 40 मार्क्स हासिल कर लेंगे वो नेक्स्ट फेज़ में चले जाएंगे अगले 11 पेपर्स के लिए। बट याद रखिए यार, सिर्फ 40 नंबर लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, आगे मेरिट नहीं बन पाता। यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 65 प्लस मार्क्स आप लेने की कोशिश करें, और वो उसी सूरत में आ सकते हैं अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क विन्स ओवर हार्ड वर्क, और अगर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो भाई फिर कमाल ही हो जाता है, मज़ा आ जाता है। और इसी चीज़ के हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ। अभी ये तो इंग्लिश ऐसे का सब्जेक्ट सिलेबस है, फिर प्रेसी का है। हम ज़रा GK का सिलेबस देख लेते हैं जिसके हवाले से आप लोगों की परेशानी, बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं करूँगा। प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर हाँ जी, ये GK आ गया। अब GK के अंदर हम देखें तो पार्ट 1 में उसने रखा है करंट अफेयर्स, ठीक है। पार्ट 2 में उसने रखा है फिजिकल साइंसेस, फिर उसने C रखा है बायोलॉजिकल साइंसेस, फिर आपका इन्वायरमेंटल साइंसेस, फूड साइंसेस, यानी साइंस के 3-4 पार्ट्स उसने बना दिए। फिर कंप्यूटर साइंसेस एंड IT, कंप्यूटर और IT आ गया, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स को इसमें शामिल किया बाकायदा, और यहाँ पर उसने लिख दिया जनरल। अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सर इसके अंदर चूँकि पाकिस्तान स्टडीज़ का अलग से तज़करा नहीं, तो शायद पाकिस्तान स्टडीज़ है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो सब्जेक्ट्स इसमें नहीं है वो मैं निकाल देता हूँ। इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस GK में नहीं पूछे जाएंगे। आपसे उर्दू के क्वेश्चंस भी GK के इस पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट्स को आप टोटल मुकम्मल तौर पे निकाल दें, बट बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर में सवालात आएंगे, ठीक है। अब किस तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टेक्निकल बातें, और आपने इनको फॉलो करना है। यहाँ पर अगर आप इस करंट अफेयर्स के पोर्शन को देखते हैं ना, तो यहाँ पर उसने कुछ इसके पार्ट्स बनाए। नंबर 1, पाकिस्तान की इकॉनमी, सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़, रीजनल डिस्पैरिटीज़, वाटर स्कैरसिटी, साइबर लॉज, उसके बाद पाकिस्तान के नेबर्स के साथ, मतलब ये अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान स्टडीज़ ही है। पाकिस्तान स्टडीज़ तो नहीं कह सकते, सॉरी, पाकिस्तान अफेयर्स हम कह सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में हिस्ट्री भी आ जाती है और पाकिस्तान अफेयर्स में करंट नोयत की बातें आ जाती हैं। बट PPSC हमेशा से यही करता है, वो करंट अफेयर्स में चीज़ों को डाल के पास्ट में से भी 2-4 सवाल डाल देता है। लिहाजा पाकिस्तान स्टडीज़ के पोर्शन को आपने इग्नोर नहीं करना। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अब आप PPSC पास्ट पेपर्स निकाल के उसको रट्टे लगाना शुरू कर दें। इस तरह तैयारी नहीं होती। पाकिस्तान अफेयर्स में आपने पाकिस्तान के रिलेशंस को देखने हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको भी आपने टारगेट करना है। हमारा एक बैच भी स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो इसी के मुतालिक होगी। उसमें पूरी आउटलाइन आपको बना के दी जाएगी और इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली बिल्कुल आपको तैयारी करवाई जाएगी। सब्जेक्ट्स की वो आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इन ऑर्गेनाइजेशंस को आपने देखना और इनके अंदर पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान ने इनको कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा, कब यहाँ से पाकिस्तान निकाला गया, इस तरीके से आपने देखना है। यूरोपियन यूनियन, अब ये देखें, यूरोपियन यूनियन, चाइना, USA, रशिया, अब ये यूरोपियन यूनियन और UNO भी यहाँ पर आप उसको कंसिडर करेंगे।
तो वहाँ पर पाकिस्तान का क्या रोल रहा, पाकिस्तान कब उसमें गया, कब वहाँ से निकाला गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सम टाइम देखें ना, पाकिस्तान छोड़ देता है उस किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कॉमनवेल्थ के अंदर आप देख लें, सीटों को देख लें, सेंटों को, वो ये सारे के ये भी आ जाते हैं वहाँ पर, उसने कुछ के लिखे लेकिन वो भी डाल सकता है। उसके बाद जी जो टेररिज्म है, फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, ग्लोबल वार्मिंग है, न्यूक्लियर, इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड में वो क्या करेगा, ये जो आपकी सारी की सारी जैसे हॉर्मस स्ट्रेट है आपकी, ठीक है, ये वहाँ से वो पूछ लेगा कितनी % ट्रेड होती है, ये वो सवाल पूछ लेगा। पाकिस्तान का इंटरनेशनल ट्रेड में कितना शेयर है। अब ट्रेड के रेलेवेंट चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है, टैरिफ क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है, अमेरिका ने पाकिस्तान पर कितना टैरिफ आयद किया, चाइना ने अमेरिका पर कितना किया, अमेरिका ने, मतलब इस तरीके की चीज़ें वो, ये काफ़ी टफ पेपर वो बना सकता है, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है, इनको हमने टू दी पॉइंट तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक, कश्मीर इशू भी इसके अंदर आ गया, मिडल ईस्ट आ गया, साउथ वेस्ट एशिया, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, NGOs, उसके बाद इंटरनेशनल गवर्नमेंट, ये अपना ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन स्टेट एक्टर्स, ग्लोबलाइजेशन। बट टू दी पॉइंट बात यह है कि यार यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर्स ऑलमोस्ट सारा का सारा ही आ जाता है। फिर स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, कल्चर, लिटरेचर। अब लिटरेचर में ज़ाहिर है बुक्स आ जाती हैं, उसके ऑथर्स भी आ जाते हैं। म्यूज़िक के अंदर भी ये वो आरिफ लोहार भी पूछ सकता है आपसे, आतिफ असलम भी पूछ लेगा। एक बात है ना, वो पूछता है अक्सर, क्या आरिफ लोहार को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कब मिला था, जुगनी गाना किसने गाया था, आलम लोहार को कब मिला, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की डेथ कब हुई। वो इस तरह के सवालात वो करंट अफेयर्स में डाल के पूछ लेता है। इनको हम कह रहे होते हैं स्टैटिक अफेयर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है माजरत, ये मेरे एक पटवारी की कॉल आ रही थी दरमियान में। अच्छा, उसके बाद मैं ज़रा इसको ना बल्कि थोड़ा सा ना एरोप्लेन मोड पे कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो हमें, क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ दरमियान में, वरना अच्छा, उसके बाद आ जाएगा आपका साइंस का पोर्शन। अभी जो करंट अफेयर्स है ना, इसमें ज़्यादा वो पाकिस्तान अफेयर्स को टच कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल भी वो उठा सकता है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स मिलाकर, वर्ल्ड अफेयर्स मिला करना, कम अज़ कम यहाँ से ज़्यादा भी नहीं तो 25 मार्क्स का पेपर आएगा। ये बात मेरी आप याद रखना, कम अज़ कम 25 मार्क्स, करंट अफेयर्स प्लस पाकिस्तान अफेयर्स। इसको अपने दिमाग में टिका लो इस बात को। 30 का आ सकता है, 25 से कम कभी भी नहीं आएगा, आप देख लेना पेपर के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना जीके भी शामिल हो जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पैक्ट्स हैं, ये रिलेशंस हैं, जीके के अंदर भी कंसिडर होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका साइंस का पोर्शन। सबसे पहले फिजिकल साइंसेज हैं। अब फिजिकल साइंसेज में ऑफ कोर्स आपकी बेसिक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये आपकी आ जाती हैं। दोनों सब्जेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसके हवाले से हमारा जो सेशन होगा ना, प्रॉपर हमने एक आउटलाइन उसकी बना रखी है, और टू दी पॉइंट हमने ये चीज़ें आपको करवानी है। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, सुनामीज़ क्या हैं, साइक्लोन्स, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, इन सब के हवाले से। फिर बेसिक केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग है, रिलेशंस एंड लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो फिजिक्स के हैं, थर्मोडाइनमिक्स के लॉज पूछ लेता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछ लेता है, पास्कल्स लॉ, वो कुछ भी वो पूछ सकता है। लेकिन ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इन चीज़ों को कम से कम गो थ्रो करना है। तो ये बेसिक जो साइंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे प्रीवियस सेशंस जीके के ले चुके हैं ना, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, उन्हें कोई और जीके का सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो 15-20 लेक्चर्स थे साइंस के वाले से, 12 या 15 लेक्चर्स थे, वो आप सारे देख लो, आपका कवर हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स के जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, जीके के जो मैंने आपको पढ़ाए थे, क्लाइमेट चेंज के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको पढ़ाई थी, वो सारी कर लो, आपका आराम से कवर हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ना जीके में वो जियोग्राफी भी पूछ लेगा, ये जो पहाड़ हैं, नदी नाले हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, रिवर, और ये आपके झीलें, दरिया, समंदर, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो जियोग्राफी को आपने इग्नोर नहीं करना। फिर इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं। अब इन्वायरमेंटल साइंसेज में आपके ओजोन डिप्लेशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बायोडाइवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। वाटर पोल्यूशन क्यों हो रही है, पाकिस्तान की कौन सा सिटी टॉप ऑफ द रैंकिंग में आया था पोल्यूशन के हिसाब से, ठीक है, और इसको मिटिगेट करने के लिए क्या पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं। पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, उसको, क्योटो प्रोटोकॉल है आपका, कार्बन डेटिंग क्या होती है, बड़ी चीज़ें वो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। तो इसको फिर फूड साइंसेज है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक बड़ा इस वक्त जो है ना हॉट इशू है, तो यहाँ से भी वो क्वेश्चंस बनाएगा। तो ये आपका जो एवरीडे साइंस है, यहाँ से भी कम से कम 20 नंबर का पेपर वो बना लेगा। 25 वहाँ से हो गए, 20 यहाँ से हो गए, तकरीबन 45 नंबर का पेपर यहाँ से वो बनाएगा। उसके बाद कंप्यूटर एंड IT, ऑफ कोर्स यहाँ पर वही आपका MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फिर फंडामेंटल है आपका कंप्यूटर्स का,
सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उसके अंदर है, फिर ईमेल, सोशल मीडिया, बेसिक टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से जीपीएस है, फाइबर ऑप्टिक्स है। यहाँ उसने एआई का तज़किरा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो एआई के भी कुछ सादा सादा से सवालात आपसे पूछ सकता है। चैट जीपीटी या डीप सीक के हवाले से, ओपन एआई के हवाले से सादा सादा से सवालात वो आपसे यहाँ पर भी पूछ सकता है। तो ये भी कम अज़ कम यहाँ पर जो आपका ये कंप्यूटर से कम अज़ कम जो आपका पेपर आएगा वो भी कम अज़ कम 20 नंबर का आएगा। 20 नहीं भी आया तो कम अज़ कम 15 का ज़रूर आएगा। आप 15 से 20 इसकी रेंज रख सकते हैं। 45 और 20 कितने हो गए जी? 65 हो गए। ओके, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स है आपका, इसको भी आपने स्मार्ट वे में टारगेट करना है। अलजबरा को, ज्योमेट्री को, एवरेज के जो सवालात हैं, रेशो, परसेंटेज, ये सारा भी हम आपको अपने बैच के अंदर करवाएंगे। यहाँ से भी आपका कम अज़ कम, ज़्यादा भी नहीं तो वहाँ पर 65 आपके हो गए थे, यहाँ से भी एटलीस्ट आपका 20 मार्क्स का पेपर वो दे देगा। हो सकता है कम कर दे, 15 कर दे, क्योंकि नीचे जो जनरल पड़ा हुआ है ना, इस जनरल में वो बड़ा कुछ डाल सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी 20 नंबर का आ गया, तकरीबन आलमोस्ट आपके 85 मार्क्स हो गए। और फिर यहाँ से जो है ना 15 नंबर, अगर मैथ से 15 उठाता है तो फिर यहाँ से 20 उठाएगा, और अगर यहाँ से 20 उठाएगा तो फिर यहाँ से 15 उठाएगा। ठीक है, तो फिर एंड में आपका जनरल आ जाएगा। जनरल के अंदर ऑफ कोर्स आपके जो साइंटिस्ट्स हैं, उनके क्लेम्स हैं, डिस्कवरीज़ हैं, साइंटिफिक लॉज हैं, थ्योरीज़ हैं, और ऊपर जो हमने करंट अफेयर्स में देखा था जियोग्राफी, वो वहाँ डाल के पूछ लेता है। और ये जो जनरल है ना, यहाँ पर भी वो जियोग्राफी पूछ सकता है आपसे। हालांकि जियोग्राफी को उसने अलग से मेंशन नहीं किया, बट पीपीएससी कभी भी जियोग्राफी को इग्नोर नहीं करेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगा। लेकिन टारगेट हमारा जियोग्राफी नहीं है, टारगेट हमने इन्हीं को करना है जो इसने दे दिया। टारगेट हमने जनरल में इन टॉपिक्स को ही करना है, क्योंकि यहीं से वो ज़्यादा उठाएगा। मैथ को हमने, अगर कोई बंदा, मैं आपको क्लियर बताऊँ, ये जो करंट अफेयर्स के अंदर पोर्शन दे रखा है इसको अच्छे तरीके से कर ले, ठीक है, उसके बाद ये साइंस वाला पोर्शन कर ले, बेसिक मैथ और कंप्यूटर। जियोग्राफी अगर कोई इग्नोर भी थोड़ी बहुत कर देता है, ठीक है, जियोग्राफी को अगर इग्नोर भी कर देता तो इतना खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से 65-70 ले जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स ये करता है जी हिस्ट्री में पढ़ा रहे जनरल नॉलेज की, और उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ की वो हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दे, मोहम्मद बिन कासिम को उठा ले, मुगलिया दौर को उठा ले, तो वहाँ से ज़्यादा सवालात नहीं बनेंगे। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। कोई एक आध सवाल अगर उसने छेड़छाड़ करने के लिए उठा लिया तो उठा लिया, हालांकि वो सिलेबस में भी शामिल नहीं है पाकिस्तान स्टडीज़, बट वो उठा सकता है सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से कोई 2 सवाल 3 मैक्सिमम। उसके लिए आप अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्मार्ट स्टडी यही है कि जो कुछ सिलेबस में दिया गया इसी को हमने फोकस करना है, और इसी के तहत इंशाल्लाह हम अपना बैच अनाउंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर पूरी आउटलाइन हम आपको बना कर देंगे कि हम किस तरीके से ये सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। आपने उसको ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिज़ल्ट के ऊपर। माजरत थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि मैंने गाइड करना था। पीएमएस का जो जीके है, थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं, ये काफ़ी टफ आ सकता है। आप एसडीओ के पेपर के अंदर देख चुके हैं कि एसडीओ के अंदर उसने किस तरह रगड़ा लगाया। ओके, तो पीएमएस के जीके को इग्नोर नहीं करना, इसको सीरियस लेना है। यहाँ से याद रखना मेरी बात, बहुत ज़्यादा लोग 50% लोग निकल जाएंगे, याद रखना मेरी बात, हो सकता है 70% भी निकल जाए। अब आ जाते हैं हम रिज़ल्ट्स के ऊपर। आपका भाई तहसीलदार का रिज़ल्ट इंशाल्लाह इस वीक आ जाएगा, इंशाल्लाह। इसी तरह पीएमएस मिनिस्ट्रियल के चांसेस भी इसी वीक के हैं, इंशाल्लाह आ जाएगा। एडीएलडीए का भी आ जाएगा। एसडीओ का थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़ा सा, बट एसडीओ के रिज़ल्ट के हवाले से मैं एक और चीज़ आपको, चांसेस हैं इस वीक में आने के, उसके भी मोस्ट प्रोबेबली। एसडीओ के अंदर आपको पता है कि 20 के पेपर में थे सेकेंड फेज़ में, इसके अंदर से मैक्सिमम जो लोग पास होंगे ना, मैक्सिमम वो 5 से 7 हज़ार मैक्सिमम पास हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं जीके के पेपर। बाकी सारे फेल हैं, 40 नंबर ही नहीं आते लोगों के। कुछ लोग अपेयर नहीं हुए, वैसे 99% अपेयर हुए थे, बट मैक्सिमम 5 से 7 हज़ार लोग इसको क्लियर करेंगे, इससे ज़्यादा जीके का पेपर लोगों का पास ही नहीं होता। अब ये जो 5 से 7 हज़ार लोग क्लियर करेंगे, इनका होगा इंग्लिश ऐसे का पेपर चेक, ठीक है। ये इंग्लिश ऐसे का पेपर सिर्फ इनका चेक होगा, बाकियों का इंग्लिश ऐसे का पेपर चेक ही नहीं होगा। अब हम इसका थोड़ा सा मेरिट कैलकुलेट कर लें। अगर हम ऑन एवरेज बात करें तो एवरेज स्कोर 60 आप लगाएं लॉ के पेपर के अंदर, 60। जीके का आप लगाएं एवरेज 50, ठीक है, मोस्टली 50 आपकी एवरेज स्कोर बनेगा। इंग्लिश के अंदर आप लगाएं 40 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। 60 और 50, 110 और 40, 150, यानी जिस शख्स के भी 300 में से पूरे 150 भी आएंगे ना, मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक उस बंदे का इंटरव्यू होगा, ठीक है। चले हम इसको थोड़ा सा टफ़ कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ़ कर लेते हैं जी। लॉ का पेपर कुछ बैचेस में आसान था, हम चलें जी उसको 70 कर लेते हैं। जीके को 55 कर लेते हैं, 15 और बढ़ा लें, यानी मैक्सिमम हम इसको 160 की रेंज तक लेके जा सकते हैं, 160 to 165। इससे ऊपर पेपर का आपका एसडीओ का
नहीं जाएगा मेरिट। मेरे हिसाब से तो बहरहाल जिन लोगों का ओवरऑल क्लियर हो जाएंगे ना तीनों पेपर, ओवरऑल जो 50% मार्क्स ले जाएगा 300 में से, जिसके पूरे 150 भी बने, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो शख्स इंटरव्यू देगा। लेकिन चले हम थोड़ा सा कह देते हैं कि यार मेरिट हाई जा सकता है, तो 160 165 इससे ऊपर किसी सूरत नहीं जाता। ये जो लोग फरमा रहे हैं ना कि जी 170 जाएगा, अपना 180 जाएगा, सॉरी 190 जाएगा, कुछ लोग 200 भी फरमा रहे थे, उन्हें शायद आइडिया नहीं है कि 2 साल पहले तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोई बड़ी पुरानी बात नहीं होगी, 2-3 साल ज़्यादा पुराना नहीं है, उस वक्त भी नॉलेज था लोगों के पास। सिर्फ जीके और इंग्लिश का एमसीक्यूज़ का पेपर हुआ था, तब भी मेरिट मिलाकर, इंटरव्यू को मिलाकर 191 192 पे रुका था 300 में से, इंटरव्यू को मिलाकर। और आपको पता है इंटरव्यू में लोग ले जाते हैं 65-70, आज के दौर में अक्सर ले जाते हैं 60+। तो यहाँ तो भाई जीके का पेपर काफ़ी टफ आ गया। इंग्लिश ऐसे जो है यहाँ पर लोगों का गिर सकता है, कुछ का ऐसे पास होगा तो जीके रह जाएगा, जिनका जीके पास होगा ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी स्क्रीनिंग है, यहाँ पर बड़ी जो है ना लोग फ्लॉप हो जाते हैं, बड़े बड़े बुर्ज गिर जाते हैं। तो जिसके नसीब में लिखी हुई है बड़ी अच्छी जॉब है, अल्लाह ताला उनके लिए मुबारक साबित करेगा इसको, और अल्लाह सबको कामयाब करे जिन्होंने भी मेहनत की थी, मेरा यही अंदाज़ा है। नेक्स्ट वीडियो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी पीएमएस के जीके के हवाले से, कुछ और जॉब्स भी आई हुई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एट्सेट्रा, उनके हवाले से भी हम आपको गाइड करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।